दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला में प्रस्तुत है सामान्य विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन जो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में पूछे गए हैं। इसमें हम रसायन विज्ञान के अंतर्गत तत्वों का वर्गीकरण और धातु खनिज और अयस्क से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत रसायन विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। पहला प्रश्न है दोस्तों, यूनेस्को ने 2019 के उत्सव को रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में इसके कितने साल पूरा होने का जश्न मनाया? ऑप्शन है 100, 150, 75 या फिर 50। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी 150। दोस्तों आप जान लीजिए कि यूनेस्को ने 1869 में प्रकाशित आवर्त सारणी के 150 वर्ष पूरे होने पर 2019 को रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय किया। और जिस आवर्त सारणी को आज हम जानते हैं वो पहली बार रूसी वैज्ञानिक दमित्री इवानोविच मेंडलीव के द्वारा डिजाइन किया गया था। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। आप देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कथन है कि रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनीय बंधुता किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। कारण है कि किसी एक वर्ग में परमाणुवीय त्रिज्याएं सामान्यतः ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ पर रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक बंधुता किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है, ये सही नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए कि किसी एक वर्ग में परमाणुवीय त्रिज्याएं सामान्यतः ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती हैं, तो बिल्कुल सही है। ए गलत और आर सही है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए कि रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के किसी वर्ग में नीचे की ओर जाने पर तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुताएं सामान्यतः घटती हैं जबकि परमाणु त्रिज्याएं बढ़ती हैं। तो कथन ए आपका गलत हो जाएगा और कारण आर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन आपके दिए गए हैं और किसी एक आवर्तक के अनुदैर्ध्य आयनन विभव धीरे धीरे कम होता है, ये आपका सही नहीं है। दूसरा है तत्वों के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है, बिल्कुल सही है। और तीसरा है कि किसी निर्दिष्ट आवर्तक में जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती है विद्युत ऋणात्मकता कम होती है, तो ये भी आपका गलत है। केवल और केवल कथन 2 आपका सही है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए कि किसी आवर्त के अनुदिश आयनन विभव धीरे धीरे बढ़ता है। किसी वर्ग समूह में परमाणु भार की वृद्धि के साथ इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती जाती है और आवर्त में परमाणु संख्या की वृद्धि के साथ सामान्यतः विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती जाती है। अगला प्रश्न है तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है, आपको बताना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है बेसिक और एसिडिक, बेसिक, एसिडिक या फिर उदासीन। तो सही उत्तर हो जाएगा बेसिक और एसिडिक। दोस्तों आवर्त सारणी के तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म बेसिक और एसिडिक होता है। ये ऑक्साइड उभयधर्मी हैं। अगला प्रश्न है भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, आपको बताना है। ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीज या सिलिकॉन। तो सही उत्तर है ऑक्सीजन। दोस्तों भूपर्पटी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में ऑक्सीजन 46.8%, सिलिकॉन 27.72%, एल्यूमिनियम 8.23%, आयरन 5%, कैल्शियम 3.65% और कार्बन 0.6% पाया जाता है। अगला प्रश्न है भूपर्पटी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है अभी अभी आपने पढ़ा, भूपर्पटी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक मात्रा ऑक्सीजन की है 46.8%। अगला है कि ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध तत्व मूल तत्व कौन सा है? तो ऑप्शन है आपके सिलिकॉन, कार्बन, सोडियम और क्लोरीन। तो सही उत्तर है दोस्तों सिलिकॉन।
सिलिकॉन का जो सूत्र होता है SI होता है। धरती की सतह पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध मूल तत्व सिलिकॉन है। इसकी खोज 1824 में जे बर्जीलियस द्वारा की गई थी और ये लैटिन भाषा के सिलिकस शब्द से बना है। सिलिकॉन चिप का प्रयोग कंप्यूटर के सेमीकंडक्टरों में होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में विश्व में कौन सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। ऑप्शन है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सही उत्तर है यूनिवर्स में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। महाविस्फोट के बाद जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तो इसमें 3/4 से अधिक हाइड्रोजन और 1/4 से कम हीलियम था और अद्यतन स्थिति तक कुछ प्रतिशत हाइड्रोजन का ही ज्वलन हो सका है और अधिकांश हाइड्रोजन आज भी विद्यमान है। इसलिए स्पष्ट है कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है, जबकि भूपर्पटी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। अगला प्रश्न है लगभग कितने प्रकार के रासायनिक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं। ऑप्शन है 300, 250, 200 या 100। तो सही उत्तर है 250। दोस्तों रासायनिक तत्व या केवल तत्व ऐसे शुद्ध पदार्थों को कहते हैं जो केवल एक ही तरह के परमाणुओं से बने होते हैं अथवा जो ऐसे परमाणुओं से बने होते हैं जिनके नाभिक में समान संख्या में प्रोटॉन होते हैं। अभी तक 118 तत्वों की पहचान की गई है और जब ये प्रश्न 2003 में पूछा गया था तो उस समय तक लगभग 100 तत्वों की खोज की जा चुकी थी। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर उस समय के हिसाब से होगा, लेकिन वर्तमान में 118 हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, आप देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 10 कि निम्नलिखित में कौन सा मूल तत्व है। तो निम्नलिखित में कौन सा मूल तत्व है, रेत, हीरा, संगमरमर या शक्कर। तो सही उत्तर है हीरा। दोस्तों हीरा रासायनिक रूप से कार्बन का शुद्धतम या क्रिस्टलीय अपर रूप है, इसलिए यह एक मूल तत्व है। और रेत मुख्यतः सिलिकॉन और ऑक्सीजन, संगमरमर कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन और शक्कर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। अगला प्रश्न है दोस्तों हीरे की खनिजीय बनावट क्या है, आपको बताना है। कार्बन, नाइट्रोजन, निकिल या जस्ता। तो सही उत्तर है हीरा खनिज रूप से कार्बन है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है, धातु, अधातु, गैस या उपधातु। तो सही या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। और आप जान लीजिए दोस्तों कि आवर्त सारणी के तत्वों को 3 भागों में यानी धातु मेटल, अधातु या नॉन मेटल और उपधातु यानी मेटलॉइड्स में विभाजित किया गया है। कुछ गैसों जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, क्लोरीन, आर्गन, क्रिप्टान, जीनान और रेडान को अधातुओं की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन अधिकतर गैसें यौगिक होती हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था। ऑप्शन है नेपट्यूनियम, प्लूटोनियम, फ्रेंसियम या टेक्नीशियम। तो सही उत्तर है टेक्नीशियम। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों टेक्नीशियम एक रासायनिक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 43 है और टेक्नीशियम जो है ये कृत्रिम रूप से उत्पादित प्रथम तत्व है। 1937 में इस तत्व का सर्वप्रथम निर्माण किया गया था। अब आगे आइए देखते हैं दोस्तों धातु, अधातु, खनिज और प्रमुख यौगिकों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो देखिए पहला प्रश्न है कि जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन है प्रगलन, भर्जन, कैल्सीकरण या झाग प्लवन या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है प्रगलन। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रगलन को दोस्तों स्मेल्टिंग कहते हैं और आप जान लीजिए कि प्रगलन की क्रिया में अयस्क के अपचयन से उच्च ताप पर धातु प्राप्त की जाती है। इस प्रक्रिया में धातु संगलित अवस्था में प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होती है। देखिए 28, 287, 288 या 2882।
तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा 2882। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 28 नियान, 288 आर्गन अक्रिय गैसों के लिए, 287 क्लोरीन के लिए और इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 2882 ये कैल्शियम के लिए प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, आपको बताना है। ऑप्शन है सोडियम, कैल्शियम, आयरन या पोटेशियम। तो सही उत्तर है पोटेशियम। दोस्तों दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम है। क्रियाशीलता के आधार पर धातुओं का क्रम सबसे अधिक क्रियाशील पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम और उसके बाद आयरन आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि चुंबकत्व का अनुचुंबकी या समचुंबक सिद्धांत किसके द्वारा प्रदर्शित होता है। ऑप्शन है निकेल, पारा, लोहा या प्लेटिनम। तो सही उत्तर है प्लेटिनम के द्वारा। दोस्तों आप जान लीजिए पदार्थ पर चुंबकीय क्षेत्र अनुप्रयुक्त करने पर दो प्रकार के चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित होते हैं, एक तो प्रतिचुंबकत्व और दूसरा अनुचुंबकत्व। और आप जान लीजिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ अनुप्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं, लेकिन अनुचुंबकीय पदार्थ आकर्षित होते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षीण चुंबकत्व प्राप्त कर लेते हैं, और जो कमजोर चुंबकीय क्षेत्र में होता है उनसे सशक्त चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाने की प्रवृत्ति होती है, यानी ये चुंबक की ओर क्षीण बल द्वारा आकर्षित होते हैं, जिसमें एल्यूमिनियम, कैल्शियम, क्रोमियम, लिथियम, प्लेटिनम आदि अनुचुंबकीय पदार्थ हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु और सबसे भारी धातु है। तो याद रखिएगा सबसे हल्की धातु लिथियम और सबसे भारी धातु ऑस्मियम है, याद कर लीजिए। दोस्तों लिथियम जो है इसका परमाणु क्रमांक 3 होता है, परमाणु भार 6.94 एंगस्ट्रॉम होता है और घनत्व इसका 0.534 लिथियम का। और ऑस्मियम का जो आप देख सकते हैं परमाणु क्रमांक 76 है, लेकिन इसका घनत्व जो है बहुत अधिक है और परमाणु भार इसका 190.23 है। परमाणु भार में पारा अधिक है, लेकिन पारे का जो घनत्व है वो ऑस्मियम से कम होता है। तो लिथियम सबसे हल्की और ऑस्मियम सबसे भारी धातु है। ऑस्मियम सर्वाधिक घनत्व वाली प्राकृतिक धातु है, इसलिए ये सबसे भारी धातु है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में कठोरतम धातु कौन सी है। यहाँ पर देखिए सोना, लोहा, प्लेटिनम या टंगस्टन। तो सही उत्तर है टंगस्टन, ऑप्शन डी। दोस्तों यहाँ पर देखिए धातुओं में हीरा सभी प्राकृतिक वस्तुओं में सर्वाधिक कठोर है, जबकि धातुओं की कठोरता सामान्यतः रॉकवेल हार्डनेस परीक्षण के द्वारा परिभाषित की जाती है। और इस परीक्षण के अनुसार कुछ धातुओं की कठोरता का स्तर देखिए। लेड की कठोरता का स्तर 1.5 है, जस्ता 2.5, सोना 2.5 से 3, तांबा 3, प्लेटिनम 4 से 4.5, स्टील 4 से 4.5, लोहा 4.5, टाइटेनियम 6 और टंगस्टन का जो कठोरता है वो 7.5 है। अगला प्रश्न है सर्वाधिक कठोर तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है। हीरा, सीसा, टंगस्टन और लोहा में। तो सही उत्तर है हीरा। दोस्तों सभी प्राकृतिक वस्तुओं में सर्वाधिक कठोर तत्व हीरा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। ग्रेफाइट, बोर्डजाइट, बोरान, नाइट्राइट, लोहा या हीरा। तो सही उत्तर है हीरा यानी डायमंड। दोस्तों पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सभी पदार्थों में सबसे कठोर हीरा है। ये कार्बन का अपर रूप है जो कि एक अधातु है। बोर्डजाइट, बोरान, नाइट्राइट संरचना में हीरे से मिलता जुलता तत्व है और ऐसा माना जाता है कि ये हीरे की तुलना में अधिक कठोर है। ये हीरे की तुलना में 18% अधिक तनाव सहन कर सकता है। हालांकि प्राकृतिक रूप से इसकी अत्यंत अल्प मात्राएं ही अस्तित्व में हैं और अभी बोर्डजाइट, बोरान, नाइट्राइट के कठोरता गुणों का प्रायोगिक रूप से परीक्षण किया जाना शेष है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है, आपको बताना है। ऑप्शन है कार्बोरंडम, टंगस्टन, कास्ट आयरन या नाइक्रोम। तो सही उत्तर है नाइक्रोम, ऑप्शन डी। दोस्तों कार्बोरंडम एल्यूमिनियम का अयस्क होने के कारण एल्यूमिनियम गुणधर्म से युक्त होता है जो कठोर और तन्य नहीं है।
कास्ट आयरन कठोर तो होता है लेकिन दबाव पर भंगुर प्रवृत्ति के कारण तन्य नहीं है। और टंगस्टन का गलनांक बिंदु अधिक है और ये तन्य धातु है किंतु कठोर नहीं है। नाइक्रोम अभंगुर होने के कारण कठोर तथा उच्च गलनांक के कारण तन्य धातु है। अगला प्रश्न है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? ऑप्शन है यूरेनियम, मरकरी, सोना या फिर कैल्शियम। तो यहाँ पर विकल्पों में सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यूरेनियम है और इसका परमाणु भार 238.03 और इसका घनत्व 19.05 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑप्शन है तांबा, यूरेनियम, एल्यूमिनियम या चांदी। तो सही उत्तर है यूरेनियम सबसे भारी धातु है। अगला प्रश्न भी सबसे भारी धातु पूछा है। ऑप्शन है सोना, चांदी, पारा और प्लेटिनम। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा प्लेटिनम और इसका जो संकेत है पीटी होता है। दोस्तों भारी का तात्पर्य यहाँ पर घनत्व से है और इनमें प्लेटिनम का सर्वाधिक घनत्व है जिसका घनत्व 21.45 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। और चांदी जो है दोस्तों जान लीजिए, चांदी का घनत्व 10.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, पारा का 13.54 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर और सोने का 19.3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। अगला प्रश्न है, हाल में खोजी गई विश्व की सबसे महंगी धातु कौन सी है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है कौन सा? देखिए, एंड्रोहेड्रल फुलरीन, कैलिफोर्नियम 252, ट्रिटियम या रोडियम। तो सही उत्तर इसमें क्या हो जाएगा, इसको पढ़ते हैं। दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्व शामिल हैं जिन्हें धातु, अधातु, अक्रिय गैसें, उपधातु आदि में वर्गीकृत किया गया है। आवर्त सारणी में कैलिफोरियम जो 98 परमाणु क्रमांक है, कैलिफोरियम 252, ये कैलिफोर्नियम समस्थानिक है और रोडियम का परमाणु क्रमांक 45 को धातु के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जबकि एंड्रोहेड्रल फुलरीन और ट्रिटियम धातुओं की श्रेणी में शामिल नहीं है। कैलिफोर्नियम 252 की खोज 1950 में हुई थी और इसका मूल्य $27 मिलियन प्रति ग्राम है, जबकि रोडियम की खोज 1803 में हुई थी और इसका मूल्य $58 प्रति ग्राम है। 1985 में खोजे गए एंड्रोहेड्रल फुलरीन का मूल्य $167 मिलियन प्रति ग्राम है। स्पष्ट है कि एंड्रोहेड्रल फुलरीन की खोज सबसे बाद में हुई और विश्व का सबसे महंगा पदार्थ है, लेकिन आवर्त सारणी में ये धातु के रूप में वर्गीकृत नहीं है। एंड्रोहेड्रल फुलरीन का एक ऐसा प्रकार भी अस्तित्व में है जिसमें फुलरीन ढांचे के अंतर्गत धातु परमाणु स्थित होता है। आवर्त सारणी का संदर्भ लेने के लिए उत्तर के लिए सबसे महंगी धातु कैलिफोर्नियम 252 है, लेकिन प्रश्न हाल में खोजी गई धातु के बारे में पूछा गया है तो कैलिफोर्नियम 252 प्रश्न के अभिष्ट उत्तर नहीं होगा। एंड्रोहेड्रल फुलरीन के सबसे बाद में खोजे जाने और सबसे महंगे पदार्थ होने तथा एंड्रोहेड्रल मेटलोफुलरीन के अस्तित्व होने के चलते इसका भी अभिष्ट उत्तर चयन करने पर विचार किया जा सकता है और ये प्रश्न थोड़ा गलत और भ्रामक तथ्यों का समावेश होने के चलते हाईकोर्ट द्वारा इसको बाहर कर दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोती की रासायनिक संरचना क्या है? तो मोती वास्तव में कैल्शियम कार्बोनेट है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों मोती में 85% कैल्शियम कार्बोनेट, एरागोनाइट 2 से 4% जल और 0 से 10% कांचियोलिन पाया जाता है। कांचियोलिन एक प्रोटीन होता है। अगला प्रश्न है, मोती के मुख्य अवयव कौन से हैं? आपको बताना है। तो सही उत्तर है मोती के मुख्य अवयव जो हैं वो एरागोनाइट और कांचियोलिन है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोती मुख्य रूप से बना होता है किसका? तो सही उत्तर है मोती मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? तो सही उत्तर है माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में है और कोरंडम प्राकृतिक रूप से एल्यूमिनियम ऑक्साइड के क्रिस्टली रूप में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, नीलम या रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है? आपको बताना है। ऑप्शन है Al2O3, Al3O2, N2O या NO2।
तो सही उत्तर है Al2O3। ये रूबी का रासायनिक नाम है। दोस्तों नीलम एक रत्न श्रेणी का खनिज है। इसका रासायनिक सूत्र Al2O3 है। नीलम प्रकृति में भी मिलता है और कृत्रिम रूप से भी बनाया जाता है। अगला प्रश्न है कथन और कारण से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पर देखिए सोडियम धातु का संचयन किरोसिन या मिट्टी के तेल में होता है, बिल्कुल सही है। कारण है कि धातु सोडियम वायु प्रभाव होने पर गल जाती है, ये आपका सही नहीं है। तो ए सही है, आर गलत है। आप जान लीजिए कि सोडियम एक नरम चांदी के समान सफ़ेद धातु है। ये इतनी नरम होती है कि इसे एक सिक्के के किनारे से काटा जा सकता है। सोडियम अत्यंत सक्रिय यानी क्रियाशील धातु है। ये मुक्त अवस्था में नहीं रखी जा सकती और इसको मिट्टी के तेल या किरोसिन में रखा जाता है। हवा में खुला रखे जाने पर यह ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती है और ऑक्साइड बनाती है। सोडियम धातु की जल से अधिक बंध्यता होती है और ये जल से प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन और ऊष्मा की पर्याप्त मात्रा उत्पन्न करती है और इस ऊष्मा से हाइड्रोजन गैस में आग लग जाती है। अगला प्रश्न देखिए, यही प्रश्न रिपीट किया है कि निम्नलिखित में से किस तत्व को मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है। तो ये है सोडियम। अगला है कि आजकल सड़क पर रोशनी में पीले लैंप बहुतायत से प्रयुक्त होते हैं। इन लैंपों में किसका उपयोग करते हैं? तो उत्तर है सोडियम का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों सामान्यतः 3 रंग के स्रोतों का प्रयोग किया जाता है। सोडियम लैंप से पीली रोशनी, मरकरी लैंप से श्वेत नीलाभ रोशनी और फ्लोरोसेंट लैंप से एक मिश्रित रोशनी निकलती है जो लगभग सूर्य के प्रकाश के समान होती है। अगला प्रश्न है सोडियम वाष्प लैंप प्राय सड़क पर प्रकाश के लिए प्रयुक्त होता है, क्यों? इसका कारण क्या है? तो उत्तर है इनका प्रकाश एक वर्णी होता है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित धातुओं में कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है एल्यूमिनियम, सोना, क्रोमियम और जस्ता। तो सही उत्तर है सोना। दोस्तों धातुओं में सोना की रासायनिक सक्रियता सबसे कम होती है जिसके कारण यह स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। धातुओं की घटती हुई ऊपर से नीचे की ओर रासायनिक सक्रियता का क्रम जो है उसमें लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रांसियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकिल, टिन, लेड, कापर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। पहला है उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्धतम रूप में पाई जाती हैं, बिल्कुल सही है। और यूरेनियम और शीशा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण हैं, ये सही नहीं है। केवल और केवल कथन एक आपका सही है। आप देख लीजिए नोबेल मेटल या उत्कृष्ट धातुएं ऐसी धातुओं का समूह है जो हवा में खुला छोड़ दिए जाने पर ऑक्सीकरण और संक्षारण के प्रति प्रतिरोधी होती है। उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती हैं क्योंकि ये अनरिएक्टिव यानी अक्रियाशील होती हैं और अन्य तत्वों के साथ संयोजन के फलस्वरूप यौगिकों का निर्माण नहीं करती। सर्वाधिक कॉमन उत्कृष्ट धातुएं स्वर्ण, प्लेटिनम, रोडियम, इरिडियम, रूथेनियम, ऑस्मियम और पैलेडियम आदि हैं। यूरेनियम और सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण नहीं हैं। अगला प्रश्न है सोने को घोला जा सकता है किसमें? तो आप जानते हैं सोने को अम्लराज में यानी एक्वारेजिया जिसको कहते हैं, एक्वारेजिया में 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल होता है। तो इसमें जो है एक्वारेजिया होता है 3HCl और 1 HNO3 और इसमें क्लोरोऑरिक अम्ल ये बनाता है। तो यहाँ पर कोई भी उत्तर आपका सही नहीं है, तो इसको स्टार कर देते हैं। दोस्तों सोना जो है नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से प्रभावित नहीं होता, लेकिन अम्लराज यानी एक्वारेजिया जो कि 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल होता है, इसमें घुल जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला में सामान्य विज्ञान के अंतर्गत रसायन विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, इसमें हमने तत्वों का वर्गीकरण और धातु, अधातु और मिश्रण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को रिवाइज किया जो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में पूछे गए हैं और ये प्रश्न आगामी परीक्षाओं में भी संभावित हैं, इसलिए इन प्रश्नों को तैयार करना बहुत ज़रूरी है।
तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।